विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, उसमें भाग 8 में थे। भाग 8 मतलब संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 मतलब संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र में कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे जहां विधानसभाएं हैं, तो संघ राज्य क्षेत्रों में जो विधानसभाओं के बारे में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो दिल्ली का पढ़ रहे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, हालांकि मांग करते हैं वहां लोग किस चीज की, कि हमें जी पूर्ण राज्य दो। नहीं दे सकते भाई, आप देश की राजधानी हो, आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो बहुत कुछ क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कतें हो रही थी पिछले 10-15 सालों में, हम देख रहे थे काफी दिक्कतें हो रही थी। सरकार को क्या करना पड़ा, फिर टकराव हो रहा था दरअसल किसके बीच में, मुख्यमंत्री और एलजी साहब के बीच में। किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के बीच में क्या हो रहा था, शक्तियों को लेकर विवादों में था। सरकार को क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, संशोधन को बोला गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021। क्या बोला गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021। इसमें बोला गया 22 मार्च 2021 को लोकसभा में, 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2021 को पारित किया गया। यह विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 की धारा, अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, धारा 21, धारा 24, धारा 33 और धारा 44। कौन कौन सी, 21, 24, 33 और 44। 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है। इस नए विधेयक के तहत दिल्ली में सरकार शब्द का आशय अब मुख्यमंत्री नहीं होगा, कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। सरकार का मतलब, नए विधेयक के तहत दिल्ली में सरकार शब्द से आशय उपराज्यपाल होगा। इस विधेयक में ये विधेयक सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल से विमर्श करना आवश्यक है। किससे, उपराज्यपाल से विमर्श करना आवश्यक है। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य इसे राजधानी की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना था, क्योंकि राजधानी भी है देश की भाई, क्या है, तो राजधानी की जरूरतों को या आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना था। निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के दायित्वों को परिभाषित करना था और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना था। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च 2021 को अनुमोदित किए जाने के बाद ये प्रभावी हो गया। तो मैंने कहा चेंजेस करने पड़े 2021 में। क्यों करने पड़े, क्योंकि दोनों के अधिकार क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे आपस में। ठीक है, तो अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। यह अब भी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में सीमित शक्तियों वाले लोकप्रिय शासन यानी मंत्री परिषद और विधानसभा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 है। उत्तराखंड में भी 70 है, दिल्ली में भी 70 है। सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग चुनते हैं अपने उत्तराखंड में, वैसे दिल्ली के लोग भी क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, विधानसभा का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। विधानसभा का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। मैंने आपको बताया था, राज्य, अगर ऑप्शन में राज्य निर्वाचन आयोग होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बोलना है आपने। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराती है। ठीक है, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित, देश के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। उपराज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान और विघटन यानी सेशन बुलाने का, उपराज्यपाल को उसका सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करने का, और विधानसभा को डिसॉल्व करने का या विघटित करने का अधिकार है। किसके पास, उपराज्यपाल के। विधानसभा को संपूर्ण दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची अथवा सम्मति सूची में दिए गए विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। किस किस पर, राज्य सूची और सम्मति सूची पर
विधि यानी कानून बनाने की शक्ति है, किंतु अब ये जब किंतु लग जाता है, ये टकराव का कारण बनता है। किंतु इसे लोक व्यवस्था नंबर 1, नंबर 2 पुलिस और नंबर 3 भूमि के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। क्या रहा है? विधानसभा को यानी दिल्ली की जो विधानसभा है उसे संपूर्ण दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों में विधि बनाने की शक्ति है, लेकिन उसको लोक व्यवस्था, नंबर 2 पुलिस और नंबर 3 भूमि के संबंध में विधि या कानून बनाने का अधिकार नहीं है। भूमि के अंतर्गत भूमि प्राप्ति, क्या भूमि प्राप्ति, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म भी नहीं है, लैंड एक्विजिशन भी नहीं है, ठीक है, भूमि सुधार, भूमि काश्तकारी, भूमि लेखे, भूमि विकास और कृषि ऋण आते हैं। जब मैंने क्या बोला, पुस्तक बोलती है, जैसे ही उसने बोला भूमि, कि दिल्ली की विधानसभा को भूमि के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं है, तो उसके पास क्या क्या अधिकार नहीं है ये पता होना चाहिए। नंबर 1 भूमि प्राप्ति, नंबर 2 भूमि सुधार, नंबर 3 भूमि काश्तकारी, अगला भूमि लेखे, भूमि, और अगला भूमि विकास, और अगला कृषि ऋण। 6 चीजें याद करनी है। कितनी? ठीक है। इसके संबंध में विधानसभा कोई विधि नहीं बना सकती। इसीलिए कुछ लोग चाहते हैं वहां पर कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दें। पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे दिक्कत हो जाएगी भाई। कई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली में आधे से अधिक जो जमीनें हैं वो किसकी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर मतलब ऑफिसेज हैं वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, पुलिस अगर दे देंगे तो पूरा देश जंतर मंतर पे जा ही रहा होता है हमेशा। पुलिस का काम क्या? दिल्ली पुलिस तो बड़ी एक्सपर्ट है, कभी टकराना मत दिल्ली पुलिस से। एक्सपर्ट है क्या करने में, कितनी बड़ी भीड़ हो, सिर्फ ऑर्डर मिलने चाहिए बस। लाख लोगों की भी भीड़ होगी तो उसको भी तितर बितर करने में क्या है, सक्षम है हमारी दिल्ली पुलिस जो है ना, क्योंकि राजधानी की पुलिस है। कहाँ की? राजधानी की पुलिस है। ऐसे ही विधानसभा को केंद्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। किस पर? विधानसभा को केंद्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार, मैंने कहा आधे से अधिक जो ऑफिसेज हैं वो किसके? केंद्र सरकार के हैं। अगर कर लगाने लगेगी तो फिर तो पता नहीं कितना सबसे महंगा, मतलब सबसे रिच जो हो जाएगी वो दिल्ली हो जाएगी। पर केंद्रीय प्रॉपर्टी पर कर नहीं लगा सकती कौन? दिल्ली की सरकार। यानी विधानसभा को केंद्र सरकार की संपत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसे संविधान के आर्टिकल 286, 287 और 288 के तहत क्रय कर, बिक्री कर, पानी और बिजली पर कर लगाने का अधिकार है। किस पर भाई? क्रय कर, दूसरा बिक्री कर, तीसरा पानी और बिजली पर कर लगाने का अधिकार है। अब बताओ हुआ क्या? इलेक्शन जब जीता गया तो किस पर जीता गया? बिजली और पानी पर। उसके बाद क्या हुआ? शराब। अरे भाई शराब हुआ दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री हुआ। क्रय कर क्या किस पर खेला गया? क्रय कर पर खेला गया। तो मैंने बिक्री कर पर, सॉरी बिक्री कर पर, बिक्री कर पर, क्रय कर पर, पानी और बिजली, ये 4 चीजें हैं। कौन सी 4 चीजें? क्रय कर, बिक्री कर, बिजली और पानी। समझ में आ गया? पर कर लगाने का अधिकार है, पर कर लगाने का, बाकी सरकार की मर्जी, फ्री कर दे, है ना। विधानसभा के सदस्यों को अन्य राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों को अन्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की भांति ही राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 69वें 1991 के द्वारा क्या बनाई गई थी दिल्ली में विधानसभा? क्या बनाई गई थी? और ठीक अगला संविधान संशोधन कौन सा? 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कहा गया
कि आप अब राष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल में आप क्या करोगे, भाग करोगे। समझ में आया? तो राष्ट्रपति के लिए वोट करने लगे कौन? दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतना समझ में आ गया? मंत्री परिषद भाई, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ दिल्ली संघ क्षेत्र के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल के अलावा एक मंत्री परिषद का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, साथ में मंत्री परिषद भी है। इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता, मैं यहां से क्वेश्चन पूछता। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा? बड़े राज्यों के लिए 15%, क्या पढ़ा? छोटे राज्यों के लिए 12%, और साथ में हमने क्या पढ़ा? 12 से कम नहीं होगा, पढ़ा। लेकिन यहां फिर क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ कि 10% से अधिक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और 70 सीटें हैं। 70 सीटों का 10% कितना होता है? पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कितने होते हैं मुख्यमंत्री से टोटल मंत्री परिषद की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ पर 7 होती है। लेकिन अगर हम अपने राज्य की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 12% 15% का कंसेप्ट चलता है, तो हमारे यहाँ 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। कितने? एक मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री। ठीक है, अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन मंत्री। ठीक, मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद से संबंधित विशेष बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अलग चीज क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराज्यपाल नहीं करता है। कौन नहीं करता है? जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करेंगे? हमारे यहाँ स्टेट में, उत्तराखंड में हमारे जो मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन दिल्ली में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री, अब इधर देखो ना, क्या आगे टकराव क्यों होता है? अभी हमने उपराज्यपाल पढ़ा था दिल्ली का, नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति के प्रति। भाई दिल्ली का उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। दिल्ली का उपराज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। टकराव नहीं आएगा। उपराज्यपाल बीच में है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 दोनों को क्या कर दिया गया? दोनों के सीमाएं बांध दी गई। भाई आपका ये काम है, ये अधिकार है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति मैंने बोल दिया राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? यानी दिल्ली का मंत्री बनना मतलब उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब एक ऐड और कर दीजिए, मैंने कहा था आपको 2 लिस्ट बनानी है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद धारण करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पद धारण करने वाले लोग हैं उसमें एक चीज और जुड़ गई। कौन? दिल्ली के मंत्री। दिल्ली के मंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वो हर जगह होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद उपराज्यपाल को उन सभी विषयों के संबंध में परामर्श देगी जिनके संबंध में विधानसभा को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। किसी विषय पर उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य मतभेद होने पर उपराज्यपाल उस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में जब कोई विषय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और उपराज्यपाल की राय में उसके संबंध में
तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, तब उपराज्यपाल ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। अब ये लाइन और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या? इस प्रकार की स्थिति में जब कोई विषय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, क्या है? विचाराधीन है, और उपराज्यपाल की राय में उसके संबंध में तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, तब उस समय उपराज्यपाल ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। और यहीं पर उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। और यहीं पर टकराव होता है किसके साथ? मुख्यमंत्री के साथ। तो समझ में आ गया? संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपसे अध्यादेश के बारे में पूछेगा तो आपने क्या करना है? 3 आर्टिकल याद रखने हैं। एक आर्टिकल 1, 2, 3, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। एक 213, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और एक आर्टिकल याद करना आपने 239 ख या 239 बी, कैपिटल बी, है ना, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यदि राष्ट्रपति को उपराज्यपाल से सूचना मिलने पर या अन्यथा समाधान हो जाए, दिल्ली के उपराज्यपाल से राष्ट्रपति को सूचना मिलती है या अन्यथा समाधान होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 239 AA के अथवा इस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, अथवा दूसरी कंडीशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा आर्टिकल 239 क कि किसी उपबंध या उसके अधीन विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है तथा कोई ऐसा अन्य उपबंध कर सकता है जो उचित प्रशासन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। आर्टिकल 239 क ख में लिखा हुआ है ऐसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। 3-4 बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा, तोड़ के पढ़िएगा। दोबारा बता दूं, यदि राष्ट्रपति को उपराज्यपाल से सूचना मिलने पर क्या या अन्यथा समाधान हो जाए, अब या अन्यथा समाधान हो जाए ये बड़ी डीप चीजें होती, कैसे समाधान होगा, ठीक है, तो मंत्रिमंडल बताएगा शायद राष्ट्रपति को कि भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र का प्रशासन आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 239, अब उसको पढ़ना जरूरी है पहले। आर्टिकल 239 AA क्या है? के अनुसार 239 AA अथवा इस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अरे भाई 70 सीटें हैं, वहां भी 36 चाहिए मंत्री, कितने मतलब 36 लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए। हो गया सरकारी तंत्र, संवैधानिक तंत्र क्या हो गया? विफल हो गया। उपराज्यपाल ने बोल दिया जी नहीं चलाया जा सकता, 239 AA के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। अब क्या करेंगे? यह एक दूसरी कंडीशन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ऐसा करना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति, खास ध्यान देना आपने, कौन? राष्ट्रपति आर्टिकल मतलब आदेश द्वारा आर्टिकल 239 क के किसी उपबंध, 239 क के किसी उपबंध, मैंने कहा 239 क पढ़ना जरूरी है पहले, जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। क के किसी उपबंध या उसके अधीन विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन को निलंबित, सस्पेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, तथा कोई ऐसा अन्य उपबंध कर सकता है जो उचित प्रशासन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ये 239 क ख में लिखा हुआ। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले बेर एक्ट में आर्टिकल 239 क आर्टिकल 239 क ख को ढंग से पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आएगा एक बार में, कम से कम 4, 5, 6 बार जब आप पढ़ेंगे तब जा, क्योंकि 239 क इतना छोटा नहीं है।
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 1 2 3 4 क ख ग 4 5 6 कहां तक दे रखे इसने? 7 8 तक इसके उपबंध है। कितने? फिर 239 क ख में आप जाएंगे, इसमें भी ठीक ठाक दे, मतलब इसमें छोटा है, लेकिन 239 क पढ़ना जरूरी है। 239 ए बेरेक्ट से जब आप इस सबको पढ़ लेंगे तब आप समझ में आएगा कि ये मैच नहीं कर रहा। तो राष्ट्रपति 239 क के किसी, ये जो दिख रहे हैं आपको 8, इनमें से किसी या सभी, किसी या सभी या उसके अधीन विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऐसा है। क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हुआ? क्या 239 क पढ़ के बता दूं? बहुत टफ लैंग्वेज होगी, लेकिन क्या है, एक बार आप खुद पढ़िएगा। जहां जहां पर समझ में नहीं आएगा मैं हाईलाइट करके दे दूंगा आपको बुक कि ये पॉइंट आपके काम के हैं। पूरा नहीं पढ़ा जाता कभी भी, पढ़ना पूरा है, लेकिन उसमें याद जो रखना है वो कुछ खास लाइनें याद रखनी होती है। हर एक पॉइंट पर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, बस पूरा पूरा नहीं होता है। वो तो संविधान को इस हिसाब से लिखा जाता है कि लूप होल्स नहीं छोड़े जाते। कहीं यदि और जहां तक किसी बात के होते हुए भी अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना, तो इसका क्या अलग अर्थ निकाला जाएगा और उसका मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से लिखा गया संविधान को कि कहीं से कोई बारीकी, कोई गलती ना छूट, मतलब इसका कोई गलत प्रयोग ना कर दे या दुरुपयोग ना कर दे। इसलिए हर एक चीज को क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है मतलब। अब है पुदुचेरी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुदुचेरी। ठीक है भाई। सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्रों को का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से चलाता है। आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है। किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 14वें, दिमाग को थोड़ा क्या रखें, थकाइए मत अभी। टायर्डनेस इज नथिंग बट ए स्टेट ऑफ माइंड विच रिस्ट्रिक्ट अस टू वर्क। आपको ऐसा लग रहा होगा ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ है अभी। एक ही पार्ट कर रहे हैं हम, बहुत छोटा पार्ट है, पार्ट 8। पुदुचेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कई बार मैंने कहा कि जो बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्न बनते हैं उनको पता है, दिल्ली पढ़ लिया होगा, दिल्ली सबकी पहली पसंद है। पुदुचेरी नहीं पढ़ेगा आदमी। दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको पता है, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री किसी को नहीं पता। कौन है? दिल्ली के पता है, दिल्ली के पता है ना, लेकिन पुदुचेरी के नहीं पता। तो कहां से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे? मुझे तो रिजेक्ट करना है ना, आपको सेलेक्ट थोड़े करना है। पेपर किस लिए होता है फिर? रिजेक्ट करने के लिए। हाँ, नाम ही नहीं बोल पा रहे हो, नाम ही उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हो। एन रंगास्वामी बोल दो। चलो अब सुनो, अच्छी बात है, पूरा नाम बोला आपने। अब सुनो, दिमाग को थोड़ा और वो करो। आर्टिकल 239 में ऐसा कहा गया, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। सुन लो भाई, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, पहले ये याद करो, द्वारा संविधान के आर्टिकल 239 को जोड़कर संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह विधि द्वारा पुदुचेरी सहित कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 239 को जोड़कर यह व्यवस्था की गई या संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि संसद विधि द्वारा पुदुचेरी सहित कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर और मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों का सृजन कर सकती है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 पारित करके कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का सृजन किया। क्या किया? 239 का प्रयोग करते हुए संसद ने क्या किया? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का सृजन किया। इसमें से पुदुचेरी को छोड़कर शेष को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अरे भाई, किसी जमाने में यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे,
क्या होते थे, कई यूनियन टेरिटरी थी, बाद में वो राज्य बन गए। अब आप तो खाली आज देख रहे हो ना कि गोवा राज्य है, गोवा कभी यूनियन टेरिटरी था। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स ऐसे थे कि वो क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे। आपने जब से जन्म लिया तब से हिमाचल आपके लिए राज्य है, लेकिन एक जमाने में हिमाचल क्या था, यूनियन टेरिटरी था। ऐसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, हिमाचल हो गया, इधर गोवा हो गया, ये सब क्या थे कभी। तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या था, विधानमंडल का यानी मंत्री परिषद और विधानसभा क्या की गई थी, बनाई गई थी। लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया राज्य का दर्जा। वर्तमान में पुदुचेरी एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां आर्टिकल 239 के तहत संसदीय विधि द्वारा सृजित विधानसभा और मंत्री परिषद है। संसदीय विधि को खास याद रखना है, किसको, संसदीय विधि द्वारा सृजित विधानसभा तथा मंत्री परिषद है। कहाँ, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा है। मैंने कहा दिल्ली में भैया कौन सा 69वां संविधान संशोधन तब बनी वहाँ पर क्या, और जम्मू कश्मीर में जो पुनर्गठन अधिनियम बताया था मैंने आपको, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, तीनों के अलग अलग हैं। 3 स्टेटमेंट बना के दूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था यूपीएससी का, अगर आपको पेपर प्रैक्टिस कराया जाता है तो, ठीक है। पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 है। कितनी, और मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे कम यही है। जबकि विधानसभा जब हमने पढ़ा था, विधानसभा का क्या संरचना पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, 60 से कम नहीं होंगे। तो भैया यहाँ है, अपवाद है, हालांकि यूनियन टेरिटरी है ये, यहाँ पर 30 है। कितने, 30 है ना। और जगह पे भी है 60 से कम है। कहाँ पर है, कहाँ पर है 60 से कम, याद कराया था। सिक्किम में 32 है, और तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो दिमाग में याद करो या किताब को देखो। पुस्तक में देखें जरा जल्दी से। अपवाद बताए थे मैंने आपको, जहां 60 से कम है, पता ही नहीं है कहां पर है। घर में पलटी होती तो पता होता है ना। हैप्पी होली हो गई। हाँ जी, हाँ, मिजोरम में कितने, 40, और गोवा में 40, सिक्किम में 32, पुदुचेरी में 30। ये 4 अपवाद हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है वो, जहां लिखा हुआ 60 से कम नहीं होंगे, 500 से ज्यादा नहीं होंगे। तो विधानसभा की संरचना, हेडिंग बताई मैंने, आर्टिकल नहीं बताया। आर्टिकल आप बताओगे। हाँ जी, जोर से बोलेंगे। 170। चलो, पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है। विधानसभा से संबंधित सभी प्रावधान अन्य राज्यों के समान ही हैं, किंतु इसकी शक्तियां अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में कुछ कम है। पुदुचेरी के प्रशासनिक अधिकारी को उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। भाई क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। किस, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए करता है, 5 साल के लिए करता है। ठीक है, यह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है भाई, उपराज्यपाल है। पुदुचेरी में भी एक मंत्री परिषद है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है पुदुचेरी में, पूरा नाम क्या है एन रंगा स्वामी जी का, नटेशन कृष्ण स्वामी रंगा स्वामी, सामी, ठीक है। तो विधानसभा से संबंधित सभी प्रावधान अन्य राज्यों के समान ही है, किंतु इसकी शक्तियां अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में कुछ कम है। ये बता दिया मैंने। पुदुचेरी में एक मंत्री परिषद है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मंत्री परिषद उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और परामर्श प्रदान करती है तथा सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उपराज्यपाल और मंत्री परिषद में किसी विषय पर मतभेद की दशा में यह विषय विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उस विषय में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। दिल्ली के समान ही पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी जो अधिकार होंगे ना, वहां पर ये 2 चीजें भी डाल देना, क्योंकि किताब वाले जल्दी से लिखते नहीं है।
कि भाई दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। उन्हें यह अधिकार दिल्ली विधानसभा सदस्यों के साथ 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। मैंने आपको बोला था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पहले पुदुचेरी और दिल्ली के लोग भाग नहीं लेते थे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, लेकिन 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद से दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेने लगे किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश तो आर्टिकल 239 ख, आर्टिकल 239 ख के तहत पुदुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासकों यानी उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यदि विधानसभा सत्र में ना हो, कहाँ की? दिल्ली या पुदुचेरी की, और प्रशासक की राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश इंस्ट्रक्शन पर ही जारी किया जाएगा। मेन लाइन ये है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी हमने। मैं अगर क्वेश्चन बनाता यूपीएससी का, अगर मैं पेपर प्रैक्टिस करा रहा हूँगा तो मेरा क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आर्टिकल 239 ख के तहत पुदुचेरी और दिल्ली के प्रशासकों या उपराज्यपालों, वैसे दोनों जगह उपराज्यपाल बोलते हैं, उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इवन यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी डालना चाहिए। वैसे अब क्या डालना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी, वहां पर भी क्या होगा? क्या होगा भाई? उपराज्यपाल होगा। हाँ ठीक है। दूसरा मैं बोलता कि ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश पर ही जारी किया जाएगा। 2 स्टेटमेंट बना के देता, आपसे पूछता कौन से सही है, या कुछ और स्टेटमेंट डाल दूंगा मैं उसमें, 4 स्टेटमेंट बना के दूंगा या 5 स्टेटमेंट बना के दूंगा। फिर पूछूंगा कितनी इंफॉर्मेशन सही है इनमें से। इंफॉर्मेशन का तो खेल है कि माना यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको कितना पता है, ये पहले क्या ट्रेडिशनल पता होना चाहिए आपको। बाकी करंट में क्या हो रहा है वो यूपीएससी का पैटर्न होता है कि करंट में जो होगा वहां से क्वेश्चन खींचेगी। ठीक है। तो ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश पर ही जारी किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जबकि विधानसभा का विघटन कर दिया गया हो या उसका कार्यकरण निलंबित कर दिया गया हो तो प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन के दौरान कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। प्रशासक द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है, ये तो हर जगह पढ़ता है, वही बल और प्रभाव होता है जो संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल द्वारा पारित एक्ट का होता है या अधिनियम का होता है ना। प्रत्येक अध्यादेश को विधानसभा के समक्ष उसके पुनः संवेद यानी रीअसेंबल होने के 6 सप्ताह के भीतर, वहां पर भी हमने यही पढ़ा था, मैंने 42 दिन बताया था आपको, या तो 42 दिन याद करो या 6 सप्ताह याद करो कि जब विधानमंडल दोबारा बैठेगा या विधानसभा दोबारा बैठेगी दिल्ली की या पुदुचेरी की, तो 6 सप्ताह के भीतर अप्रूव्ड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। अप्रूव्ड मतलब अप्रूवल मिल गया जी इसको, तो जैसे अप्रूवल मिलेगा वो एक्ट बन जाएगा, और अप्रूवल नहीं मिलेगा, अनुमोदन नहीं होगा तो निरस्त हो जाएगा, डिस, है ना। अध्यादेश अनुमोदित हो जाने पर अधिनियम बन जाता है, किंतु विधानमंडल द्वारा निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। प्रशासक इस निमित्त राष्ट्रपति के से अनुदेश इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के पश्चात किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। वापस लेने के लिए भी इंस्ट्रक्शन चाहिए राष्ट्रपति के, लगाते हुए भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ ठीक है, आर्टिकल 239 ख में दे दिया, पर अपने आप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, लगाते हुए भी, और अगर वापस लेना है माना पश्चातवर्ती घोषणा से अपना क्या करना है, ऑर्डिनेंस को वापस लेना है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति से पूछेगा भाई। अच्छा जी, उसके बाद है भाई अन्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अदर यूनियन टेरिटरीज। अब अदर यूनियन टेरिटरीज क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी एवं नवनिर्मित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर शेष सभी संघ राज्य क्षेत्रों जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्य आयुक्त द्वारा चलाया जाता है। प्रशासक संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार, कौन करता है इनके लिए विधि का निर्माण? इनके पास तो विधानसभाएं है नहीं, संसद करती है विधि का निर्माण।
तो प्रशासक संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति की, ये मेंस में क्वेश्चन पूछता है 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 50 शब्दों में पूछेगा, वैसे ये 20 शब्दों में पूछ सकता है। आर्टिकल 240 के तहत, किसके तहत, 240 के तहत राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह नंबर 1, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 दादर नागर हवेली दमन एंड दीव और नंबर 4 पुदुचेरी। 4 याद करने हैं आपने। कौन कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा आपने लक्षद्वीप, तीसरा आपने दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, चौथा आपने पुदुचेरी। में शांति, प्रगति और सुशासन, ये 3 शब्द याद करने हैं आपने। कौन कौन से? शांति, प्रगति और सुशासन हेतु विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। अब यहां से क्या पूछेगा वो कि आर्टिकल 340 में कौन सा नाम नहीं है। अब सुन, क्या बोला मैंने, सॉरी 240 में, आर्टिकल 240 में किसी यूनियन टेरिटरी का नाम नहीं है। तो जैसे ऑप्शन दे देगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दे देगा लक्षद्वीप, तीसरा दे देगा दादर नागर हवेली दमन एंड दीव और चौथा दे देगा क्या, चंडीगढ़। पुदुचेरी की जगह क्या दे देगा। तो आपने ढूंढना कौन सा गलत है इसमें। चंडीगढ़ के बारे में नहीं है, तो जो नाम है उसको याद कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के होते हैं। तो क्या क्या बोला मैंने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप परिचित है, चर्चाओं में रहा लक्षद्वीप आजकल, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव और अगला पुदुचेरी। समझ में आ गया, ठीक है। राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए विनियम तभी बना सकेगा जब विधानसभा विघटित या निलंबित हो गई हो, क्योंकि इनमें से खाली पुदुचेरी ऐसी है जहां विधानसभा है। तो अगर विधानसभा वहां विघटित हो गई, निलंबित हो गई, तब राष्ट्रपति वहां के लिए बनाएगा। अन्यथा यदि विधानसभा कार्यरत हो तो राष्ट्रपति उसके लिए विनियम नहीं बना सकता है। 239 क में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों का वही बल और प्रभाव होता है जो उस राज्य में लागू संसद के किसी अधिनियम का होता है। बिल्कुल वैसा ही प्रभाव होगा, वैसे ही बल होगा उसका, जैसे संसद क्या करती है, उस राज्य क्षेत्र के लिए अधिनियम बनाती है, जो उसका प्रभाव होगा वो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम का भी वही बल और प्रभाव होगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर उच्च न्यायालय है, बताओ। हाँ जी, आर्टिकल 241 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कहां, 241, कहा भाई, 241। ऐसे राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय को संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। संसद ने शक्ति का प्रयोग करके, आप सुन लो भाई, 1966 याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया। संसद ने किया। कब किया, 1966 में किया। किस आर्टिकल का प्रयोग करके किया, 241 का प्रयोग करके किया। किसका प्रयोग करके किया, 241 का प्रयोग करके किया, है ना। दिल्ली, पहले पढ़ते थे हम, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। लेकिन मैंने कहा जम्मू कश्मीर भी अभी किताबों में नहीं आया, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले से उच्च न्यायालय है। जब वो वहां पर क्या होगा, विधानसभा बनेगी, चुनाव होंगे, है ना, तो हाई कोर्ट भी रहेगा भाई। तो पहले पढ़ते थे हम, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान की गई है ना। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर, कहाँ पर है जम्मू कश्मीर का। चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का जो कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उसी के अंडर में चंडीगढ़ आता है। पुदुचेरी क्या आता है, चेन्नई उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। पुदुचेरी चेन्नई यानी तमिलनाडु वाला जो उच्च न्यायालय है उसके अंडर में आता है। लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। इसमें अब देखो ना, आज से 20, 22, 25 साल पहले पूछ लिया उसने कहा अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर है, जब हाई कोर्ट पढ़ रहे थे हम, वहां पर पढ़ा था हमने कि एक खंडपीठ कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है।
तो कलकत्ता जो अंडमान निकोबार है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है, यूपीएससी का प्रश्न रहा है। दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये मुंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में रहते हैं। किसमें? लगते ऐसे हैं कि गुजरात में होंगे, लेकिन नहीं है, महाराष्ट्र वाले मुंबई हाई कोर्ट के अधीन है। कौन? दादर नागर हवेली। बाकी जम्मू कश्मीर का मैंने बता दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर के अंडर में आते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है।